यह वीडियो एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। जो बच्चे 12th की पढ़ाई बायोलॉजी से करते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी सहयोगी साबित हो सकता है। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आया हूं, लेकिन जो ही लेकर आया हूं बहुत ही कारगर लेकर आया हूं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम के व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, लैक ऑपेरॉन मॉडल। चलिए हम लोग समझते हैं कि लैक ऑपेरॉन मॉडल है क्या और इससे हम लोग को क्या पता चलेगा। सबसे पहले हम बता देते हैं, इस मॉडल को जो देने वाले व्यक्ति थे वो दो थे, जिनका नाम था एफ जैकब और जे मोनार्ड। इन्होंने इस मॉडल को दिया क्यों? तो इन्होंने इस मॉडल के माध्यम से यह समझाने की कोशिश किया कि हम लोग के शरीर में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कब होती है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहने का मतलब होता है कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब तक डीएनए से एमआरएनए बनेगा नहीं तब तक शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं, क्योंकि एमआरएनए जो होता है यही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। यानी एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो जब तक ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होगी तब तक शरीर में प्रोटीन का निर्माण होगा नहीं। अब बात यहाँ पर यह आता था कि आखिर क्या शरीर में लगातार ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है या रुक रुक कर होते रहती है। तो इस बात की जानकारी किसे पता चलता है? लैक ऑपेरॉन के द्वारा पता चलता है, जिसके बारे में एफ जैकब और जे मोनार्ड्स ने बताए थे, यानी इस मॉडल को प्रस्तुत किए थे। अब देखिए यहाँ पे ऑपेरॉन जो है, ऑपेरॉन का मतलब क्या है? अक्सर जो मॉडल होते हैं, मॉडल जो होता है वो जो वैज्ञानिक इसके बारे में बताते हैं उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हो सकता है कि ये ऑपेरॉन किसी व्यक्ति का ही नाम होगा, लेकिन ऑपेरॉन यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ऑपेरॉन जो है जीन के समूह को कहा गया है कि ये ऑपेरॉन है। ठीक है, तो इस ऑपेरॉन में मुख्य रूप से दो प्रकार के जीन आते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से जीन आते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑपेरॉन को, तो ऑपेरॉन के अंतर्गत दो प्रकार के जीन आते हैं। एक है कंट्रोलर जीन, एक है कंट्रोलर और दूसरा है स्ट्रक्चरल। एक है कंट्रोलर जीन और दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोलर से स्पष्ट है कि जो कंट्रोल करने का काम करता होगा, यानी ऑपेरॉन को पूरी तरह से जो कंट्रोल करने का काम करता है। यानी ऑपेरॉन कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, कब यह ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग लेगा और कब नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया। तो इसके लिए जो होता है, कौन होता है? कंट्रोलर जीन जिम्मेदार होता है। और स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया संरचनात्मक, यानी जो एमआरएनए के संरचना के निर्माण, यानी जिसके आधार पर एमआरएनए का निर्माण होगा उसे स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। तो कंट्रोलर जीन जो है, यहाँ पर कंट्रोलर जीन के अंतर्गत तीन प्रकार के जीन आते हैं। कौन कौन है? तो पहले देखें तो रेगुलेटर है इसके अंतर्गत, रेगुलेटर जीन है। दूसरा है प्रोमोटर और तीसरा जो है वो हो गया ऑपरेटर, ऑपरेटर जीन है। तो ये तीन प्रकार के जीन हैं, जिसमें से रेगुलेटर को जो है ऑपेरॉन का एक हिस्सा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये अपना एमआरएनए का निर्माण करने में खुद ही सक्षम होता है। आगे अगर इधर स्ट्रक्चरल जीन की बात किया जाए तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन की जो संख्या है वो तीन टाइप्स के होते हैं। जैसे हो गया लैक जेड है, लैक वाई है और लैक जो है अल्फ़ा बोल सकते हैं या ए है। जिसको ये जो लैक जेड है, यह चूँकि जीन है और जीन है तो किसी न किसी प्रोटीन या एंजाइम को ही कोड करने का काम करेगा। तो ये लैक जेड जो है यहाँ पर देखिए ग्लैक्टोसाइडेज को कोड करता है, वाई जो है परमिएज को कोड करता है और ये जो है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करने का काम करता है। अब ये काम इस सब का क्या है? जैसे कंट्रोलर जीन का काम क्या है, स्ट्रक्चरल जीन का काम है। इस सभी को काम को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत ही सरल जो है हमारे पास एक उदाहरण है, इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ट्रेन चलती है पटरी पे, ये ट्रेन का अगर मान लेते हैं पटरी है, तो इस पर क्या होगा? इंजन होगा एक। पहले नंबर तो हम समझ जाएं कि पटरी है ये, और यहाँ पर है रेलवे स्टेशन।
जैसे यहाँ पर दिखाया गया। तो मान लीजिए कि ये जो है ये पूरा ट्रैक हो गया, रेलवे का ट्रैक, और ये एक तरह से मतलब ट्रैक है यहाँ पे। ये जो देख रहे हैं आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब स्ट्रक्चरल जीन से होकर के गुजरती है, यानी जेड, वाई और ए, इससे होकर के जब गुजरेगी तभी क्या होता है, इसमें एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज रहता कहाँ है, तो प्रमोटर से जुड़ा हुआ रहता है। कब तक ये यहाँ पर रहेगा, जब तक कि ऑपरेटर से, यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन रहता है। ये क्या रहता है, रिप्रेसर प्रोटीन रहता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन जब तक ऑपरेटर से जुड़ा हुआ रहेगा तब तक ये आगे बढ़। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर क्या करेगा, तो रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण करता है। रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण करता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन को बनाने का काम करेगा। तो ये बनाता है रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं यहाँ पे, ये जिस तरह से ये क्या हो गया, रिप्रेसर ये हो गया, यहाँ पे एमआरएनए हो गया, रिप्रेसर एमआरएनए हो गया। रिप्रेसर एमआरएनए जो होता है क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। यही प्रोटीन जब यहाँ पे आके ऑपरेटर से जुड़ जाता है, जब ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण जो है ऑपेरॉन ऑफ हो जाता है, जिसके कारण ऑपेरॉन जो है ऑफ हो जाता है। यानी हम लोग कहेंगे कि लैक्टोज की अनुपस्थिति में, अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो लैक्टोज के अनुपस्थिति में, लैक्टोज के अनुपस्थिति में क्या होता है, रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर जो है ऑन हो जाता है, मतलब रिप्रेसर एक्टिव हो जाता है। और जब रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगा तो रिप्रेसर जुड़ जाएगा ऑपरेटर से, और जब ऑपरेटर से जुड़ जाएगा तो ऑपेरॉन जो है, ऑपेरॉन ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाता है। यानी ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को नहीं होने देगा। एक बार फिर से हम लोग समझ जाते हैं, रेगुलेटर जो है ये अपना एमआरएनए को बनाने में ऑलरेडी सक्षम होता है। ये एमआरएनए किस प्रोटीन का निर्माण करता है, तो रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है। रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये प्रोटीन कहाँ चला जाता है, जा कर के ऑपरेटर से जा कर के जुड़ जाता है। वैसे रेगुलेटर को आई से सूचित किया जाता है, प्रमोटर को पी से, और ऑपरेटर को ओ से सूचित किया जाता है। ये यहाँ से जुड़ जाता है। अब हम जो बात बताए थे कि रेलगाड़ी, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ट्रेन का जो पटरी है वो है स्ट्रक्चरल जीन, गाड़ी का इंजन है आरएनए पॉलीमरेज, और निकलने वाला धुआं एमआरएनए है। ऐसा हम लोग मान ले अगर, तो स्ट्रक्चरल जीन हो गया पटरी। तो जैसे जैसे ट्रेन का इंजन जो है पटरी पर आगे की ओर बढ़ेगी, धुआं पीछे की ओर निकलता चला जाता है। सेम इसी प्रकार से जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन से होकर गुजरता है तो एमआरएनए धागा बन करके बाहर की ओर निकलता चला जाता है। इसलिए हमने ट्रेन का एक उदाहरण आप लोगों के बीच पेश किया। गाड़ी का ट्रैक वाला बात, तो रेलगाड़ी यहाँ पे स्टेशन है, मान लेते हैं ये स्टेशन हो गया। तो
तो स्टेशन पे जब तक इसको सिग्नल मिलेगा नहीं तब तक इंजन जो होता है वो आगे की ओर बढ़ेगा नहीं। या फिर दूसरी बात हम कह सकते हैं कि पूरा ट्रैक है और रास्ते में क्या किया गया, ट्रैक पर एक बड़ा सा चट्टान रख दिया गया। अब क्या इंजन आगे की ओर बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक कि ट्रैक पर से पत्थर को हटा ना दिया जाए। सेम उसी तरह से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज तब तक यहाँ पे रुका हुआ रहेगा जब तक कि ऑपरेटर से जो है ये रिप्रेसर प्रोटीन हट ना जाए। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन हटेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये जो स्ट्रक्चरल जो ये पूरा का पूरा हो गया स्ट्रक्चरल जीन, ये पूरा का पूरा हो गया स्ट्रक्चरल जीन है। जब स्ट्रक्चरल जीन से होकर के आरएनए पॉलीमरेज गुजरेगा तो ऑलरेडी ऊपर क्या होगा, इसमें एमआरएनए धागा का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात को साबित करने के लिए एफ जैकब और जे मोनाड ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिए और एक बार इसको किस में रख दिए, ग्लूकोज में रख करके उसको संवर्धन करवाएं। जब संवर्धित करवाएं तो देखा गया कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसमें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं हुई। और जब इसी ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज में रख करके संवर्धन करवाया गया तो देखा गया कि उसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हुई, यानी एमआरएनए का निर्माण हुआ, बाद में प्रोटीन का भी निर्माण हुआ। ऐसा होता क्यों है? तो जब लैक्टोज में रख करके संवर्धन करवाया जाता है तो ग्लैक्टोजोसाइडेज हैं, ये क्या करता है, लैक्टोज के साथ अभिक्रिया करके ऑलोलैक्टोज का निर्माण कर लेता है। इसका निर्माण कर लेता है ऑलोलैक्टोज का निर्माण कर लेता है। ये ऑलोलैक्टोज जैसे ही इससे आकर के जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन था इससे जैसे ही जुड़ेगा कि इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, खराब हो जाएगा। जैसे ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है स्ट्रक्चरल जीन से होकर के गुजरने लगेगा। यानी अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हट गया और यही अब कहाँ से होकर के गुजरेगा, जैसे ये सब से होकर के गुजरना शुरू कर देगा आरएनए पॉलीमरेज। तो जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे एमआरएनए धागा का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो लैक्टोज की उपस्थिति में क्या होता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन जो था ऑपरेटर से जुड़ा हुआ वो यहाँ से हट जाता है, या कहिए तो ऑपरेटर से जुड़ता ही नहीं है लैक्टोज की उपस्थिति में, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो प्रमोटर से जुड़ा हुआ था वो आगे की ओर स्ट्रक्चरल जीन से होकर गुजरने लगता है, जिसके कारण एमआरएनए धागा का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो अनुपस्थिति में ये क्या होता है, जो रिप्रेसर जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के ऑपरेटर से जा कर के जुड़ जाता है, जिसके कारण ये जो आरएनए पॉलीमरेज था इसको ऑपरेटर आगे जाने ही नहीं देता है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो बड़ी आसान है, बस इसमें से 2-3 चीज़ों को याद रखना है कि इसके अंतर्गत कितने, ये लैक ऑपेरॉन जो है, लैक ऑपेरॉन है क्या, तो लैक ऑपेरॉन जो हो गया जीन के एक समूह है जो कब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी और कब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होगी इस चीज़ को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, कंट्रोलर जीन है और एक स्ट्रक्चरल जीन है। कंट्रोलर जीन के अंतर्गत रेगुलेटर है, ऑपरेटर है और प्रमोटर है। रेगुलेटर का काम होता है रिप्रेसर एमआरएनए, यानी ऑलरेडी ये अपना बनाने में सक्षम होता है। जो रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन को बनाने का काम करता है। ये प्रोटीन जब ऑपरेटर से जाकर के जुड़ता है तो ऑपेरॉन जो होता है वो ऑफ हो जाता है, और जब ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा तो वैसी स्थिति में ऑपेरॉन ऑन होगा। यानी जब ऑपेरॉन ऑन होगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी, यानी एमआरएनए का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये कब ऑन होता है, तो जब लैक्टोज उपस्थित होता है। लैक्टोज की उपस्थिति में जो रिप्रेसर प्रोटीन का ये तो या तो बनता नहीं है, बना हुआ भी रहता है तो इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है ऑलोलैक्टोज के कारण, जिसके कारण प्रमोटर से जुड़े हुए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की ओर जब स्ट्रक्चरल जीन से होकर के गुजरेगा तो एमआरएनए का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का इसको हम लोग एक आसान उदाहरण जो बताए थे, जो रेल वाला, कि रेलगाड़ी तब तक स्टेशन पे खड़ी रहेगी जब तक कि उसको या तो सिग्नल नहीं मिलेगा।
या फिर हम कह सकते हैं कि रास्ते में अगर कहीं पर ट्रैक पे अगर पत्थर रखा हुआ होगा तब पर भी मतलब बहुत बड़ा पत्थर, फिर भी वो आगे की ओर नहीं जाएगा क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। सेम वही बात है यहाँ पे ट्रैक पर, यानी ट्रैक के रूप में यहाँ पे ऑपरेटर पर क्या रहता है, जब रिप्रेशर जुड़ जाएगा तो आगे की ओर आरएनए पॉलीमरेज जाएगा नहीं। यानी इंजन को अगर मान लिया जाए आरएनए पॉलीमरेज, ट्रैक को मान लिया जाए स्ट्रक्चरल जीन, और उसके ऊपर से जो धुएँ निकलते हैं उसको मान लिया जाएगा अगर mRNA धागा। और देखते हैं कि कहीं कहीं पे जो पटरी होता है जब ख़त्म हो जाता है जहाँ पे ट्रैक, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है, यानी इससे आगे ट्रैक नहीं जाएगा। तो उसको मान लेते हैं हम लोग उसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ऑपरेटर मान लेते हैं, यानी वो रुकावट उत्पन्न करने का, वो जब तक रहेगा तब तक वहाँ से हटेगा ही नहीं। तो यही है, सिंपल सा है लैक ऑपेरॉन मॉडल। हम आशा करते हैं कि सभी लोगों को समझ में आएगा। बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। तो चलिए फिर मिलेंगे कभी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।